तो आपको लग रहा है इंडिया में ये चीजें स्टार्ट हो रही है? इंडिया का तो क्या ही बोले, इंडिया में ये नहीं पता साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाए। इनको ये नहीं पता अपने इंडिया में अपन को कि भाई डायग्नोसिस क्या होता है। आजकल हर कोई कोच बन रहा है। मेरे को बिल्कुल नापसंद है कि कोई बढ़िया सूट बूट में बंदा आ रहा है, चिल्ला चिल्ला के हजारों की लाखों की भीड़ के सामने बातें कर रहा है फड़फड़ाती अंग्रेजी में। इंजीनियर्स की तो फिजिक्स केमिस्ट्री आज तक नहीं समझ में आ पाया कि कहाँ लग रही है। पर इंजीनियरिंग के बाद भी अगर आपको एमबीए करने की जरूरत पड़ रही है तो वो तो 3 इडियट्स वाला सीन हो गया। इंजीनियरिंग करके एमबीए किया और काम कर रहे हैं बैंक में। अब मेरा ये मानना है कि भाई तुमने इंजीनियरिंग में पैसा खर्च किया, समय व्यतीत किया, वो ज्ञान कहाँ काम आ रहा है? वो चीज जो कि 14 साल ऑफ स्कूलिंग में हो जानी चाहिए थी, उसके लिए बाद में बंदा कोर्स खरीदता है। So what keeps you motivated? One person cannot change the world. और शाहरुख खान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि do not be a philosopher if you are poor. First earn money. तो इंडिया नहीं, इंटरनेशनल की बात करना चाहिए। हम काय को बार इंडिया इंडिया करते रहे, क्योंकि मैं टिप्पणी करना बहुत आसान है, ठीक करके बताओ तो हमारी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे लेवल पे ठीक करने की चीज। So I want to know the importance of being healthy. कभी-कभी ऐसा होता है, हमने सुना है कि भाई टेंशन की वजह से बाल झड़ रहे हैं, टेंशन की वजह से ओवर ईटिंग कर रहा है, बिंज ईटिंग के उसमें आ चुका है बंदा, टेंशन की वजह से पिंपल आ गए हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट, इंडियन कॉर्पोरेट की बात करूं, 40% ऑफ द पीपल आर सफरिंग थ्रू एंजाइटी एंड नियरली 70% ऑफ पीपल आर इन एवरीडे स्ट्रेस। You hear a million voices, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। ऐसी एक हस्ती जिनका ओजस आपको इस पॉडकास्ट में जरूर फील होगा, भास्कर इंद्रकांति। He calls himself an educator, ICF accredited TED talker and he calls himself a generalist. आज द माइंडेड शो के इस एपिसोड में आप जानेंगे पेरेंटिंग, रिलेशनशिप्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, और कैसे लाइफ में आपको कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। वेलकम टू आवर शो भास्कर जी। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए तो आपके बारे में आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता, तो प्लीज़ गिव मी अ क्विक इंट्रोडक्शन फॉर योरसेल्फ। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई एम फिगरिंग आउट हु आई एम। अभी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ रहे, तो बेसिकली आई एम अ जर्नलिस्ट। जनरल चीज़ें करना आता है मुझे। आई हैव बीन डैबलिंग अमंग्स लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम एन एजुकेटर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर. Then recently I've completed my ICF level 1 coaching certification, so now I'm supposedly a coach as well. Wonderful. But primarily I am just your boy next door who is trying to, remedify all those things that probably me or my generation went through, so that next generation को थोड़ा better मिले, especially in the field of education and specifically in the arena of skill development. Now that skill development can we can talk about skill development in the mental health care realm of mental health care. We can talk about skill development in the realm of language and communication, or we can talk about skill development in the realm of management and whatnot. So I am basically a generalist trying my hand on a lot of things. Lovely, so lovely. So now that you are telling me कि आपने जो फील किया, जो struggles I guess आपने फेस किया, you don't want कि आगे की जनरेशन फेस करे, तो what are the struggles you are talking about exactly? So to be very honest, given the bigger scale of things in India, I come from a decently privileged background, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे एजुकेशन दिलाई, मेरे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए पैसे रहा करते थे कम्यूट करने के लिए। तो मैं एकदम ऐसा नहीं बोलूंगा कि गिरे पड़े हैं एकदम स्ट्रगल के नाम पे। बट नाउ दैट बीइंग सेड, एवरीवन हैज देयर ओन मीनिंग ऑफ स्ट्रगल, एंड माय मीनिंग ऑफ स्ट्रगल हैज बीन to try and answer the challenges of the times we live in, because figure out खुद करना बहुत जरूरी है चीजों को। And I am one of those people कि मैं दूसरे का second hand experience और opinion को accept करने में मेरे को थोड़ा सा ऐसा परेशानी होती है। So I want to experience shit on my own. I want to experience stuff on my own. And then I, go ahead. So basically my struggles are of my own making primarily, because people have said that our mind can be a worst prison. So my struggle is to, have that tryst with my mind and to make sure that whatever comes out of that manthan within, samudra manthan था, तो ये introspection का जो भी होता है, I can create value
for people. तो my biggest struggle is जो भी मैं काम कर रहा हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में, मेंटल हेल्थ केयर के क्षेत्र में, उससे वैल्यू क्रिएट हो सके, स्पेशली एक जनरल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, जो कि शायद वन ऑन वन कंसल्टेशन के लिए ना आ पाए, या फिर उसे लग रहा है कि इशू है पर उसे सॉर्ट नहीं कर पा रहा, या फिर उसके पास डिग्री और एजुकेशन है पर स्किल नहीं है, you know, to actually manifest what they want to do in the real world. तो मेरा सिर्फ एक ही स्ट्रगल है, टू वैल्यू प्रोपोजिशन देना. एक और स्ट्रगल की बात करें तो कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा फैंसी टर्म है, उसके पीछे के सत्य बहुत अलग अलग हैं, एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल तो हमेशा रहती है, क्योंकि फाइनेंशियल वेलनेस नाम की एक चीज होती है जिसको हमें बहुत, वी हैव टू फैक्टर इट इन टू यू नो व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू डू. बट अगर वैल्यू प्रोपोजिशन सही है, लोग को पसंद आ रहा है आपका काम, so I think that is manageable. So every phases of life I have different kind of struggles. Now मेरा सबसे बड़ा struggle ये है कि what to do next, how to scale up what I have been doing, you know, ये मेरा struggle है, and that is my meaning of struggle, I guess. So well said, sir. I guess सबके साथ ये दिक्कत है, your mind is your own prison. Oh, yes. और ये realize करना ही अपने आप में बहुत बड़ा challenge है. बहुत लोग realize ही नहीं करते. My question is, how do you push yourself daily? I don't. I have bad days. I have had a lot of bad days, but I think the people around me have always helped me. क्योंकि कोई भी अगर ये बोल रहा है ना कि मैंने अकेले किया, वो झूठ बोल रहा है. भाई मैं इतना strong नहीं हूँ, इतना strength नहीं है मुझ में. I am surrounded by wise people who are wiser than I am, and that is how you should be. You should always surround yourself with people who are better than you. और ऐसा बोला भी जाता है, you are the average of the 5 people you surround yourself with, right? So I'm blessed to have a wonderfully understanding wife. I'm blessed to have parents who try to understand, because trying to understand is the most someone can do. Because that is the extent of it in today's day and age. Then I have wonderful people in my team. अभी मैं प्रकाश की बात कर रहा था. He is the person who is responsible for bringing me to the world of social media. प्रकाश कुशवाहा मेरे डायरेक्टर साहब. साकार एक और है हमारे साथ जो काम करते हैं closely. So these people have been absolutely wonderful. You know, in making me, keeping me motivated. The last 1 year has been a very difficult one over the past. अगर 8 सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा difficult रहा है last 1 year because of some personal tragedies and whatnot. And these people came out of their professional zone and helped me out in those times as well. So it's the people. And once those people have infused me with enough, you know, positive vibe बोल रहे हैं, या फिर positive affirmations देके बोल रहे हैं, या फिर hope देके बोल रहे हैं, then I make sure that there are 2 ways. You can work on your mind, that will affect your body, or you can work on your body, that will affect your mind. So I began working on my body once again. Gym कर रहे हैं, मतलब keeping it moving basically. Yeah. You have to move, you know. बोलते हैं ना कि a rolling stone never gathers moss. So you have to keep on rolling. So that is step number 2. कि भाई physically active रख रहे हैं, because फिर वो दिमाग पे असर डालेगा धीमे धीमे. So these are small things. I eat a lot. I'm a huge foodie. तो वैसे तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, महीने में एक चीट मील, हर 3 दिन में एक चीट मील होता है टाइप का. तो the food also I consume, I love the kind of food. So I am trying to make sure that everything that I like, I do it in moderation, so that I do not stop, because stopping is crazy. So the people in my life, then the processes I have set for myself, which we call habits, you know, and good food for body and soul both. सोल की जब बात करूँ तो किताबें बहुत बढ़िया लगती है मेरे को. अभी पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ो, टिंकल पढ़ो, चाचा चौधरी पढ़ो, मार्क ज़करबर्ग की कोई कहानी पढ़ लो, आर्किमिडीज पढ़ लो, पढ़ते रहो. तो ऐसा है मेरा सीन. These are the few things I do. सर आप जब ऐसा बोल रहे थे तो आई थॉट कि माइंडल भी ऐसे ही कुछ शुरू हुआ. आई गेस 2-3 साल पहले मैंने बस एक कमरे में बैठ के एक विजन क्रिएट किया, एंड आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के लोग, लाइक कार्तिक इज वन ऑफ देम इन माय टीम, दैट जो मुझ में नहीं है, ही इज ट्राइंग टू टेक दैट आउट फ्रॉम मी. एंड मतलब डे टू डे मुझे उसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना. Yes, basically these people are pushing us out of our comfort zones. And comfort kills. ये तो याद रखना है भाई. तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. It's the people who give life to an idea. So do you believe in manifestation? मैं being a student of English literature, I am very much into words, honestly. तो manifestation बोल लो, positive affirmation बोल लो, उसको क्या बोल लो, मेरे को इतना समझ में नहीं आता. So like in your environment, logic सब कुछ define कर जाता है. मेरे को तो लगता है, पर then I told you ना, I am surrounded by wiser people than I am. तो मेरे को बोलते सब कुछ logical होना जरूरी नहीं. तो yes, I firmly believe that positive affirmations की अगर बात करें, manifestation का दूसरा रूप अगर बोले, तो the way you speak to yourself
इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, क्योंकि हम अपने आप से अगर खराब बात करें ना तो जहन में वो बैठ जाता है। अब जहन की जब बात कर रहा हूँ तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी ने आपको बोल दिया कि आप अच्छे नहीं दिखते, आपने उसके बाद मान ली, और फिर आप अपने आप को बोलते रहे आप अच्छे नहीं दिखते, तब खराब होना शुरू हुआ है कार्यक्रम। तो किसी और ने बोला आपको अच्छे नहीं दिखते, आपने बोला ऐसे कैसे, तुम कौन होते बोलने वाले, मैं अच्छा दिखता हूँ, और आप बोल रहे हैं अपने आप को आप अच्छे दिखते हैं, तो आप अच्छे दिखेंगे अपने आप को। एंड इट्स नॉट अबाउट द आउटर एस्थेटिक्स पर से, है कि नहीं, इट्स अबाउट द माइंडसेट। इसलिए वो मैनिफेस्टेशन वर्ड बोल रहे हैं या पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हैं व्हिच विल लीड टू अ पॉजिटिव माइंडसेट बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता कौन से शब्द, इतने सारे जार्गन चल रहे हैं, बट यस द वे यू टॉक टू आवरसेल्फ, द वे वी टॉक टू आवरसेल्व्स कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक द काइंड ऑफ फ्यूचर वी वांट टू have for ourselves and the people we love. So in Orange Owl जो मैंने कुछ रील्स देखी उसमें भी शायद आपने कुछ प्रैक्टिसेस करवाई हैं for affirmations. हाँ. And we were recently talking about skill development as well. We were talking about personality courses की सारी fake चीजें हैं. People are not working on the exact thing. तो जैसे affirmations plays a role play in your personality as well, right? Yes. तो और जैसे बहुत टाइम तक अगर आपने अपने आप को बहुत नेगेटिव बोला है या आसपास की सराउंडिंग्स बाय डिफॉल्ट आपको ऐसी नहीं मिल पाई कि जिस लेवल की आप पर्सनालिटी डेवलप करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाई, करेक्ट, तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? एक्सेप्टेंस कि देयर इज समथिंग अमिस। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना जरूरी कि प्रॉब्लम है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे प्रॉब्लम है तो सॉल्व क्या करोगे? नंबर 2 इज टू अंडरस्टैंड वेदर यू नीड टू सीक हेल्प और कैन यू डू इट ऑन योर ओन। यूजुअली यू शुड सीक हेल्प बिकॉज उतने लंबे समय तक गड्ढे में हो तो किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी कि ऊपर से भाई रस्सी फेंके ताकि हम उस गड्ढे से निकल सके। तो सीक हेल्प from the right person, it's absolutely necessary. तो पहला स्टेप तो एक्सेप्टेंस का ही हो गया। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस के दौरान एक चीज होती है कि ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, नो वन इज इम्पोर्टेंट, यू नो। हमको हम ही लगते हैं कि हम बहुत शाणे हैं और हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो जीवन में। जब आप कुछ बहुत बड़ा कर लोगे, जब सबकी नजरों में आ जाओगे, तब फर्क पड़ेगा। वो भी तब आप जब किसी को कुछ दे रहे होगे, किसी को वैल्यू आप दे रहे हो, खुशी दे रहे हो, जो भी दे रहे हो आप दे रहे हो, तो वो वाली चीज है। तो बट स्टेप नंबर 1, डू नॉट टेक योरसेल्फ एज सीरियसली एज यू डू, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइनली बी एबल टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज अमिस विथ यू, एंड वंस यू एक्सेप्ट then you will gain a little bit of clarity कि भाई अच्छा ये खराब है, ये अच्छा है मुझ में। एक्सेप्टेंस में ये नहीं है कि मेरे को इसमें ये खराब है कर रहा है, ये अच्छा है वाला पार्ट भी आना चाहिए एक्सेप्टेंस में कि हाँ भाई ये अच्छा भी है मेरे बारे में। तो जो खराब है then you can begin to seek resources, वो लोग हो सकते हैं, वो कोर्सेज हो सकते हैं, वो किताबें हो सकती हैं, जो भी है, वीडियो हो सकते हैं अच्छे, कोई फुल लेंथ वीडियो, रील नहीं, फुल लेंथ वीडियो अच्छे जिसमें डिटेल में बात कर रहा है इंसान। तो फिर आप उन रिसोर्सेज के बेसिस पे यू कैन कंटिन्यू द वर्क यू हैव आइडेंटिफाइड द एरियाज इन व्हिच यू नीड टू वर्क। तो ये एक चीज लगती है। सर इस पे हम और डीपर जाना चाहेंगे, और साइकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, आई हैव नोन पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल हु हैव वर्कड ऑन देमसेल्व्स, लाइक 2-3 साल तक बहुत चीज़ें करी, लेकिन शादी हो गई और ऐसा कोई पार्टनर मिला जो बहुत ही अब्यूसिव था या बहुत ईगो को एक्टिव कर रहा था, तो वापस से पुरानी ट्रेड्स ऊपर आने लगे। तो डू यू वर्क ऑन दैट? So no, I am not a counselor. I am pursuing my second masters in counseling psychology, but my wife is a clinical psychologist. And मैं ये बताने की जरूरत क्यों समझता हूँ, क्योंकि उनको काम करते हुए देख के, उनके वर्क एथिक्स को देख के मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है। एंड मेंटल हेल्थ के प्रोफेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कोचेस वगैरह होते हैं, सबका अपना अपना रोल है। तो यहाँ पे तो मैं सबसे बोलूंगा कि मेरे पास तो कभी नहीं आया, क्योंकि अगर कोई पूछता भी है, मेरी बातें सुन के लोगों को लगता है कि हाँ भाई इससे सीख कर एडवाइस, तो मैं सीधे बोलता हूँ कि नहीं, वो एक अलग इंसान का काम है। वो 8 साल 10 साल मेहनत कर रहा है, बहुत सारे असेसमेंट्स वगैरह कर रहा है, और RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जैसा एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इनको लाइसेंस दे रहा है प्रैक्टिस करने की। तो मैं कौन होता हूँ ये करने का? तो आई विल नॉट इंटरफेयर व्हाट दे आर डूइंग। तो मेरा ये काम नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे हम थोड़ी देर में आई एम श्योर अपन बात करेंगे कि आप भी लाइफ कोच और उस रेल में काम करते हैं, तो कोचिंग और काउंसलिंग के बीच में बात करेंगे। तो अगर कोई ऐसा आता है तो मेरा पहला काम तो ये है कि मैं बता दूं कि भाई ये काम एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट का, ये एथिक्स होते हैं, प्लेन एंड सिंपल। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ना, नहीं, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, सबके पास ज्ञान है और सब एडवाइस दे रहे हैं बिना मांगे। दैट्स द वर्स्ट थिंग। तो मेरा तो पहली चीज होती है, मैं एडवाइस नहीं देता, मैं बोलता हूँ कि सर जो आप इशू लेकर आए हैं, या मैम आप जो इशू लेकर आए हैं, वो एक
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के परव्यू में आता है, तो उनसे बात करना आपको चाहिए, एंड देन मेक श्योर कि मैं उन्हें कॉन्टैक्ट्स भी दे दूं रेलेवेंट. सो आई डोंट पर्सनली डील विद ऑल दीस थिंग्स. ओके सर, बट आपने पर्सनली फील किया है कि मतलब मैंने अपनी चीज़ों पे कुछ वर्क किया और वापस मैं उस, जैसे हम पिट की बात करें कि हम गड्ढे में घुस जाते हैं वापस, क्योंकि वो इतनी टाइम से क्योंकि साइकोलॉजी आप समझ रहे हैं कि पैटर्न्स क्रिएटेड हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही उस वापस पैटर्न पे जाना इज वेरी इजी. बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. तो वो मतलब मैंने भी बहुत पर्सनली फेस किया, एंड आई हैव एक्चुअली डेल्ट विद सिमिलर क्लाइंट्स कि वो बार बार उसी पैटर्न पे गिरते हैं, इनफैक्ट 2-3 साल तक प्रॉपर वर्क करने के बावजूद भी. तो इसका क्या रीजन? तो देखिए, आई थिंक इस चीज को समझने के लिए हमें एक काउंसलिंग थेरेपी, एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट, एक कोच के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. एक बहुत सिंपल शब्द में अगर बोलूं, मैं तो रिसेंटली ICF का कोर्स मेरा कंप्लीट हो रहा है, 100 आवर्स का पहला लेवल होता है, अभी आई एम ऑन 80th आवर आई गेस. तो उसमें हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई हमारे कोच ने, जो हमारी मेंटर थी, कि अगर हम बात करें कोचिंग की वर्सेस काउंसलर या थेरेपिस्ट से, तो बिगेस्ट डिफरेंसेस पास्ट के जो इश्यूज है, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है, वो आते हैं काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के परव्यू में ऑफ वर्क में, कि वो काम इनका है कि पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं. और जब वो जो आप बात कर रही हो पैटर्न्स पास्ट से बने हुए हैं, राइट, क्योंकि ट्रिगर आता है, ट्रिगर के बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं. तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला कार्यक्रम ये है कि स्टिमुलस हमें ऐसा मिला तो हमने रिस्पॉन्ड ऐसे कर दिया, हमने रिएक्ट ऐसे कर दिया, ये वाला सीन हो गया. पर जब इन चीजों से निकल जाता है बंदा और बोलता है कि ना, फाइनली आई एम एट दैट प्लेस जहां पे हीलिंग मेरी जो प्रोसेस है वो काफी कंप्लीट हो चुकी है, नाउ आई नीड टू आंसर व्हाट नेक्स्ट, तब कोच का काम आता है. तो काउंसलर्स, थेरेपिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स, ये सब पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिजॉल्व करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं. साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता पड़े तो भी, तो डिसऑर्डर्स वगैरह अगर हो गए, या बिहेवियरल ट्रेट्स से इश्यूज वगैरह सारी चीजों में, तो ये एक्सपर्ट्स यही एक्सपर्ट्स है. कोच का काम नहीं है ये चीज. और हमारे ICF के एथिक्स में भी है कि अगर ऐसा कोई इशू आता है जो कि पास्ट से बोर्न आउट है, मतलब इट इज बोर्न आउट ऑफ द पास्ट, तो आपको पटापट एकदम सही व्यक्ति को रेफर कर देना है. पर जब बंदा ये क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करे कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वुड इन द फ्यूचर, पोटेंशियल रीच करना है अपन को, बेस्ट पोटेंशियल को रीच करना है, बी द बेस्ट सेल्फ, वर्जन वगैरह वाली चीजें, आइडियल से रियल सेल्फ वाला जो सीन होता है ना, तो आइडियल सेल्फ पे जाने के लिए क्या करें, यहाँ पे कोच आता है. Now that being said, अगर आप जो अभी बात कर रहे हो, पैटर्न्स की बात कर रहे हो, स्पेशली अगर हम एक रिलेशनशिप में आ गए जहाँ पे जो पार्टनर है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो वहां पे जो पार्टनर है अगर आपको इस तरीके से डील कर रहा है, तो ये जानना जरूरी है कि ये पैटर्न्स की बात करी आपने, तो ये अनरिजॉल्व्ड पास्ट के इश्यूज हैं. तो यहाँ पे काउंसलर आके काम करेगा, यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट आके काम करेगा, थेरेपिस्ट आके काम करेगा, गिवन द इंटेंसिटी ऑफ द हर्ट दैट पर्सन इज कैरिंग. कोच बाद में आएगा अगर आएगा तो सबसे पहले तो अगर ऐसी चीजें जो पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, जो पास्ट से ट्रिगर की वजह से रिस्पॉन्सेज निकल रहे हैं, इट इज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, अ काउंसलर या फिर अपने थेरेपिस्ट. दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एट इट. और पढ़ाई बहुत जरूरी है इस मामले में, वो ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है उनकी. ऐसा नहीं कि किताब पढ़ रहा है आदमी बैठ के, वो 10 जगहों पे जा रहा है. वो उनकी इंटर्नशिप के बारे में सब सुनोगे तो वो क्या बोलते हैं, असाइलम्स में, मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं. दे एक्चुअली डील विद क्या बोलते हैं, पेशेंट्स एंड व्हाट नॉट. इट इज इररिप्लेसेबल ये एक्सपीरियंस, सॉरी, एक एजुकेशन के लेवल पे. इसलिए मेरे को बहुत इज्जत है पीपल हु आर वर्किंग इन दिस रेल्म ऑफ थिंग्स, और जरूरत भी है आज की डेट में. सर हम लोग बहुत अमेजिंग बातें कर रहे हैं, और मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि कोच एक अलग बन गया और साइकियाट्रिस्ट एक अलग वर्क कर रहा है, और साइकोलॉजिस्ट एक अलग काम कर रहा है. बट इट्स टाइम कि अब इनका भी कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी केस A to Z तभी पहुंचेगा जब ये 4-5 लोग मिलके किसी केस पे वर्क करेंगे. बिल्कुल सही बात. तो आपको लग रहा है इंडिया में ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं? इंडिया का तो क्या ही बोले, अभी मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ परिवार वाले हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में हैं, जैसे कि कनाडा में एक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, और सब लोगों ने ये बताया कि वहां पे बहुत बड़े मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स में बजट है मेंटल हेल्थ केयर को केटर करने के लिए, जो कि हर साल ये वेस्ट हो जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर के बजट में जुड़ जा रहे हैं. तो ऐसा इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है पैसे के मामले में अक्रॉस द ग्लोब. व्हाई? बिकॉज़ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग विद द एडवेंट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आ गया है, चैट GPT, काम तो सालों से हो रहा था, अब क्या बोलते हैं, एक कमर्शियल लेवल पे, एक कंज्यूमर लेवल पे अभी इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया चैट GPT वगैरह को. व्हाट इज चैट GPT?
चैट जीपीटी बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहा है, जो कि आपके कॉन्वर्सेशन के पैटर्न्स को समझता है और उसके बेसिस पे आपको रिप्लाईज रिस्पॉन्सेज देता है। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हो तो आईक्यू, मशीन एनेबल्ड आईक्यू है ना वो। तो अब आप एज ए ह्यूमन बीइंग, पहले ह्यूमन से क्या बोलते हैं रिप्लेसेबल थे, अब मशीन से भी रिप्लेसेबल हो। बचा सिर्फ एक ही चीज, ईक्यू बचा है अभी, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। EQ का क्या रिलेशन? और जैसे ही ईक्यू की अपन बात कर रहे हैं तो इन सबको साथ में काम करना जरूरी है। कभी कभी अपन ऐसे पॉडकास्ट देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट अपने आप को समझ रहे हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कोई साइकोलॉजिस्ट अपने आप को समझ रहे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, सब ऐसे नहीं है। हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मतलब कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द नेचर ऑफ दीज पीपल। तो भाई कोलैबोरेशन इज द नेम ऑफ द गेम। आप किसी की मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हो, दो लोग लड़ रहे हैं बैठ के, नहीं मैं करूंगा मेंटल हेल्थ पे काम, अरे ये क्या कर रहे हो भाई? इंडिया में ये नहीं पता साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाए। इनको ये नहीं पता अपने इंडिया में अपन को कि भाई डायग्नोसिस क्या होता है, कि किस तरीके से डायग्नोस की जाती है और डिसऑर्डर। लोग ऐसे सर पकड़ के आई एम ओसीडी, आपने टूथपेस्ट को ऐसे की जगह ऐसे कर दो तो मैं ओसीडी। अरे नहीं भाई, ये ओसीडी नहीं होता, मतलब डिसऑर्डर है भाई, बहुत सीरियस बीमारी है। आप यू आर एक्चुअली टेकिंग द सीरियसनेस अवे फ्रॉम द पर्सन हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ओसीडी। तो सबसे पहले तो साइको एजुकेशन की बहुत जरूरत है। और ये सब कैसे कर पाएंगे? जो सारे लोग साथ में आके काम करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन को कर्टेल करेंगे। क्योंकि टुडे इन द डे एंड एज हम लोग, वी आर लिविंग इन द डे एंड एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन एज में हम जी रहे हैं। भाई साहब आजकल डर लगता है कि कौन सी सही इंफॉर्मेशन, कौन सी गलत इंफॉर्मेशन, किसी को नहीं पता। फैक्ट्स कहां पे खत्म हो रहे हैं और ओपिनियन कहां से शुरू हो रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। ऐसी दुनिया में, और दिमाग की बात है, इट्स ऑल अबाउट द माइंड। ये सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में ही जा रहा है। अब ऐसी दुनिया में अगर आप compete कर रहे हो एक ही इंडस्ट्री में, तो कैसे काम बनेगा? कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे जो थेरेपिस्ट हैं और साइकियाट्रिस्ट, जिनसे कई सालों से मेरे को बात करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, एक ही समझ में आई, भाई टीम की तरह काम करना है। पास्ट रिजॉल्व किया, साइकोलॉजिस्ट ने, काउंसलर ने, थेरेपिस्ट ने पास्ट के इश्यूज को रिजॉल्व किया, जरूरत पड़ी तो साइकियाट्रिक हेल्प भी ली क्योंकि मेडिकेशन की जरूरत पड़ी। फिर धीरे से अपन उसे प्रेजेंट में लेकर आ रहे, ग्राउंड करा रहे इन द रियलिटी। फिर अब क्लैरिटी मिल गई थोड़ी सी, अब आगे के जीवन को कैसे हेल्प करें, तो बैठ के ये लोग कोचेस के साथ काम कर रहे हैं। तो एवरीवन नीड्स टू वर्क इन टैंडम, बट दिस इज द आइडियल सेटअप, इट इज नॉट द रियल सेटअप। ये भी सत्य है क्योंकि मार्केट एक अलग तरीके से ऑपरेट करता है, मार्केट में कंपटीशन की जरूरत होती है। तो नेचर ऑफ कंपटीशन को डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है। सर आजकल हर कोई कोच बन रहा है और इसका कोई एजुकेशन नहीं है। आई गेस इसका भी एक सेट फॉर्मूला होना चाहिए कि अगर मैं रेडी हूँ किसी को कोच करने के लिए, तो हाउ एम आई लिविंग इन लाइफ, लाइक व्हाट इज माय लाइफस्टाइल, व्हाट हैव आई अचीव्ड। सही बात। तो ये भी जैसे आप बोल रहे हैं ना, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सब कुछ ग्रे है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। एंड रीसेंट पास्ट में एक इंटरनेशनल बॉडी एक बन चुकी है जो कि कोचिंग को भी डिफाइन कर रही है, इसलिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ जैसे बोला। अगर फॉर एग्जांपल अपन कॉर्पोरेट कोचिंग की बात करें, सबसे कॉमन टाइप की कोचिंग है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं। तो वहां पे कॉर्पोरेट जो अच्छे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, दे ऑलवेज आस्क कि आपके पास ICF का सर्टिफिकेशन है क्या, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन का। अब ये ICF एक ऐसी बॉडी है जो कि स्टैंडर्डाइज कर रही है कोचिंग प्रैक्टिसेस को, ताकि ये ना हो सके जो आप बोल रहे हो अभी। क्योंकि सही में कोई भी मुंह उठा के कोच बन के आ जाता है भाई, नहीं, पर देयर इज अ प्रोसेस टू इट, देयर आर सेट ऑफ एथिक्स टू इट। इनको फॉलो करके आप ट्रेनिंग करते हो। ये लेवल 1 100 घंटे की ट्रेनिंग है और 100 घंटे के अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है, और लेवल 1 पे सिर्फ शुरुआत कर रहे हो आप, फिर लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पे भी कोचिंग को भी स्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो अब कोई भी व्यक्ति उठ के आ जाए, मैंने 6 महीने का डिप्लोमा किया है कोचिंग का और मैं अब तुम्हें से वो बता सकता हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। क्योंकि ज्ञान पेलने वाले तो बहुत है अपने देश में, पूरी दुनिया में ज्ञान सब कुछ पेल रहा है। पान पे बैठा हुआ पनवाड़ी भी ज्ञान पेल रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि विजडम नहीं है, डेफिनेटली विजडम है, बट विजडम को स्ट्रक्चर करके नॉलेज के फॉर्मेट में किसी और को इम्पार्ट करना, ताकि वो चेंजेस वो अपने जीवन में ला सके। क्योंकि इम्पार्ट करने पे गाड़ी नहीं रुक रही कोच की, वो करना शुरू कर रहा है, बिहेवियर में वो आ रहा है, वहां पे जाके गाड़ी रुक सकती है। और कोच का काम ही है कि भाई एक समय बाद मेरी जरूरत ना पड़े। तो ये सारी चीजें एथिक्स के अंदर आती हैं, क्योंकि जो कोचिंग कर रहे हैं वो रिपीट कस्टमर बना दिया उसको। रिपीट कस्टमर बना दिया तो मैं अच्छा कोच हो ही नहीं। और थेरेपी और कोचिंग के बीच में अगर एक और डिफरेंस की बात करें, टाइम बाउंड होते हैं दोनों चीजें। थेरेपी लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए। जिम जैसे रोज जाते हैं ना अपन बॉडी को बढ़िया रखने के लिए, तो दिमाग के ट्रेनिंग के लिए कौन है? काउंसलर, थेरेपिस्ट, ये सारी चीजें, क्योंकि दिमाग में भसड़ बहुत है यार। अब
कोच का काम शॉर्ट टर्म होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको कोच नीड्स टू एम्पावर देम टू डील विद द फ्यूचर। थेरेपिस्ट बात कर रहा है आइसबर्ग के हिसाब से, देखो आप टिप के ऊपर नीचे का जो कार्यक्रम है पूरा, वो थेरेपिस्ट का काम है। गोल्स एंड वैल्यूज, यस, व्हाट इज अंडरलाइंग दैट। तो कोचिंग के रेल में भी अब स्ट्रक्चर आ चुका है। आईसीएफ इज द ग्लोबल इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, और बहुत सीरियसली लेते हैं ये लोग। इनके अलग अलग टेस्ट वगैरह होते हैं, हमको रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट देने पड़ते हैं इनके, हमें इनके एथिक्स के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, हमें बार बार रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है हमें। तो देयर इज प्रॉपर स्ट्रक्चर नाउ, हर कोई नहीं कर सकता। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मेंटल हेल्थ में भी तो ये अभी आरसीआई के साथ कितना अपना डिबेट चल रहा है कि भाई आरसीआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एमफिल को एक नए रूप में अपन प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो थिंग्स आर वर्किंग, तो क्योंकि वो भी समझ रहे हैं ना कि इतना ज्यादा क्या बोलते हैं रेगुलेशन का मतलब ये तो रेगुलेट एज पर द नीड ऑफ द टाइम्स, कम ज्यादा करना। तो ये चीज वहां पे भी चल रही है, कोचिंग वाले क्षेत्र में भी चल रही है। बट कोचिंग के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्पेशली टीयर 2 टीयर 1 में बहुत है, वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड भी बहुत है। टोनी रॉबिन्स के बारे में अपन ने सुना है, लाइफ कोच है वो। लोग सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं, आधे लोग लाइफ कोचेज ही हैं। कई सारे काउंसलर्स जो कि कोचिंग वाली प्रैक्टिसेस, मतलब कोचिंग के अंदर भी अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं। कई कोचेस ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजी, एक प्रोफेशनल तरीके से साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर बन रहे हैं। सो नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, बट अब इसके अंडरस्टैंडिंग के बाद कोलैबोरेशन, क्योंकि वन पर्सन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। और शाहरुख खान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि डू नॉट बी अ फिलोसोफर इफ यू आर पुअर, फर्स्ट अर्न मनी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो ज्ञान डिग्री विग्री नहीं है या फिर ट्रेनिंग वगैरह नहीं किया और वो ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान मत दो आप, किसी को नहीं चाहिए एडवाइसेस, किसी को नहीं चाहिए एडवाइस। आज की डेट में पीपल आर प्राइमरी लुकिंग फॉर पीपल टू लिसन टू, कोई उनको सुन ले। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। अब कोचिंग और क्या बोलते हैं थेरेपी में भी कोइंसिडेंटली ये चीज है, प्राइमरीली एडवाइस कोई देता ही नहीं है। दे फॉलो अ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जिसकी वजह से आप ही आंसर देते हो आपके प्रॉब्लम का। नाउ दैट इज सस्टेनेबल। कोई दूसरे की बताई हुई बात या खुद के समझ में आई हुई बात में सस्टेनेबल क्या रहेगा? खुद की समझ में आई हुई बात। तो गाइड वाला कार्यक्रम है ये। सर आईसीएफ का जैसे आप बता रहे हैं, उसका एडमिशन भी फिल्टर्ड है, मतलब एडमिशन लेने का भी तरीका एक है उसमें? नहीं, कोर्सेज साल भर चलते रहते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनीवन कैन जॉइन, बट एक पर वो समझ में आ जाता है बाद में कि कौन कितना बेहतर करेगा उसमें। और वो महंगा कोर्स है, काफी महंगा कोर्स है। अभी प्राइस वाइज नहीं बताऊंगा, ये तो आईसीएफ वाले बोलेंगे तो उन्होंने बता दिया एनरोलमेंट नहीं आ रहा है। सर हम स्किल डेवलपमेंट की जैसे बात कर रहे थे, अभी आपने मुझे ये बताया कि डिप्रेशन और स्ट्रेस में बहुत डिफरेंस है। एंड आई एम श्योर बहुत से लोग हैं आज की डेट में जो मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं। जब मैं मेंटल इश्यूज की बात करती हूँ, आई हैव सीन पीपल अराउंड मी जो कि 80-90% पूरा दिन बहुत दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, ऐसा उनका फेस ही सैड है। तो ये भी एक बहुत माइन्यूट चीज़ है, भले वो शांत हैं, साइलेंट हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, दे आर डूइंग देयर वर्क, बट दे आर नॉट लाइव, लाइक दे आर नॉट अलाइव। तो what do you want to say about that? यार ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को लगता है जब द्युतिमा जी के साथ आपका सेशन होगा तो बेहतर और अच्छे से आंसर करेंगी। बट जहाँ तक डिप्रेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस और एंजाइटी से अलग कैसे है डिप्रेशन? अगर सिंपल मायनों में, अनरिजॉल्व्ड पास्ट गेट्स यू डिप्रेस्ड एंड द अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर गेट्स यू एंग्शियस। ये एक बेयर मिनिमम चीज हम समझे। अब डिप्रेशन की बात करें तो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का क्या डेफिनेशन है या निमांस का क्या डेफिनेशन है, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि डिप्रेशन एक अंग्रेजी का शब्द भी है और उसके मायने बदल जाते हैं जब हम लोग मेंटल हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें डिप्रेशन की क्या बोलते हैं एक रीसेंट डेफिनेशन की, तो अगर 2 हफ्ते तक लगातार अगर 3 चीजों में आपको फ्लक्चुएशंस दिख रही है या फिर कमी दिख रही है, M फॉर मूड इमोशंस, दूसरा E फॉर एनर्जी, तीसरा I फॉर इंटरेस्ट, अगर 2 हफ्तों तक लगातार आप ऐसी फेजेस में हो तो शायद आपको डिप्रेशन है। पर डिप्रेस्ड हूं मैं बोलने का आपको तभी मिलेगा खिताब जब आप अभी करंट के हिसाब से आरसीआई प्रमाणित इंसान, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट आरसीआई प्रमाणित, जिसके पास आरसीआई का ठप्पा है, वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे। क्योंकि आरसीआई प्रमाणित काउंसलर साइकोलॉजिस्ट ही आपको
क्लिनिकली डिप्रेस्ड घोषित कर सकता है आफ्टर अ लॉट ऑफ टेस्ट्स एंड डायग्नोसिस। एंड डिप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिविरिटी ऑफ डिप्रेशन भी डिपेंड करती है अलग अलग लेवल पे। अगर टॉक थेरेपी के बियॉन्ड जा रही है तो हमें साइकियाट्रिक हेल्प लेनी पड़ती है, हमें मेडिकेशन होती है, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, आपने मुन्ना भाई देखी होगी, केमिकल लोचे की बात करता है, तो हार्मोन्स के हिसाब से हमारे ऊपर नीचे होता है कार्यक्रम, राइट। तो डिप्रेशन में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो कि बढ़ जाता है बॉडी में। अब वो बढ़ गया तो बॉडी लेवल पे काम कर रहा है भाई, तो साइकोसोमैटिक वाला कार्यक्रम हो गया ये। What happens to the body will manifest in the mind. What happens to the mind will definitely manifest in your body. तो ये समझना बहुत जरूरी है। And these definitions are revised with the passage of time. डेफिनेशन में थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस वगैरह आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन कैसे काम कर रहा है। अब आज के जमाने में देखेंगे तो बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं भाई, डिप्रेस्ड हैं, बट कुछ डिप्रेशन सिर्फ हमारी थेरेपी, टॉक थेरेपी से हो सकती है, कुछ डिप्रेशन में हमें एक साइकियाट्रिक इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट यही कर सकता है, कोच का काम ये नहीं है। डायग्नोसिस की बात करो, डायग्नोसिस इज अ वेरी सीरियस वर्ड। अपने आप को मैं डिप्रेस्ड हूं गूगल करके देख लिया, अरे ऐसे कैसे देख लिया भाई तुमने, तुम वो कौन नहीं बोलने वाले। खुद एक अच्छा कोई, आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कभी भी अपने खुद का इलाज नहीं करता। तो एक कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी अपने आप को डायग्नोज नहीं करेगा बैठ के, एक साइकोलॉजिस्ट भी शायद अपने आप को बैठ के डायग्नोज नहीं करेगा मैं डिप्रेस्ड हूँ। साइंस दिख रहे होंगे फिर भी वो तीसरे बंदे के पास जाएगा, यू नो। और आधे ज्यादा लोग से विक्टिम खेलने में पसंद करते हैं। वो तो भाई विक्टिम फेज मैंने मतलब बहुत देखा है, खुद में भी आता है, थोड़ा बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है कि नहीं ये विक्टिम से बाहर आना है। और आधे ज्यादा लोग, खास करके हाउसवाइफ्स जो घर पे बैठे हैं और उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आई वुड नॉट से, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो वेल ऑफ हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके हस्बैंड्स भी एज सच, उनको कितना कोई रिस्ट्रिक्शन आजकल कोई नहीं लगाता है, स्टिल दे आर कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकती, तो वो विक्टिम फेज में ही पूरी जिंदगी निकल रही है एंड दे आर नॉट टचिंग देयर पोटेंशियल। हाँ हो बिल्कुल होता है, बिकॉज ये देखिए आपने जो बोला ना अभी ऑब्जर्वेशन की बात करी है, अब मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, सैंपल साइज कितना है इस ऑब्जर्वेशन के पीछे, ताकि सो आई कैन मेक लॉजिकल सेंस ऑफ इट। क्योंकि मैं एक चीज समझ गया इतने सालों तक, मैं प्राइमरी रिसर्च भी करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, फिर यंग पेरेंट्स के साथ काम करते हैं हम लोग, एक चीज समझ गया हूँ कि यार आई एम अ ह्यूज शर्लॉक होम्स फैन, और उसने एक चीज सिखाई है मुझे, अजम्पशन पे कभी नहीं चलना, यू नो द साइंस ऑफ डिडक्शन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन पे चलने का। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि आपकी बात कहीं ना कहीं सही लग रही है मुझे ओपिनियन बेसिस पे डेफिनेटली, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अगर वो विक्टिम कार्ड कोई खेल रहा है, खेलते हैं लोग ऑफ कोर्स खेलते हैं, बिकॉज सम पीपल जस्ट हैव वन वे टू क्या बोलते हैं सीक अटेंशन, स्टे रेलेवेंट, सीक अटेंशन, एंड दैट इज टू पुट देमसेल्व्स इन द स्पेस ऑफ विक्टिम। बट अगर उसके पीछे भी अंडरलाइंग इश्यूज होंगे डेफिनेटली, कुछ को शायद ग्रोथ ही नहीं करनी, क्या हो पता, पर कुछ लोगों को लगता है कि शायद जैसे आपने बोला अनरिजॉल्व्ड जनरेशनल ट्रॉमा होगा, पिछले जनरेशन से आपको भी पास ऑन हो गया, इसलिए तो बोला पहली चीज एक्सेप्टेंस होती है, पता ही नहीं होता कई बार लोगों को व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। हमने विक्टिम फेज के बारे में बात किया सर, और इसमें हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड यू आर रियली मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड इन योर हेल्थ। आई वुड वांट, थैंक यू फॉर बिलीविंग सो। सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मोटिवेशन इज ओवररेटेड। सबसे पहले तो साइकोलॉजी पढ़ा ना, दिमाग खराब हो गया तब से। मोटिवेशन का एक वो है, क्या बोलते हैं, थ्योरी है बाय विक्टर व्रूम, द थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। ये किसी को पढ़ना चाहिए, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, द थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी बैचलर्स के लेवल पे ही पढ़ा दिया जाता है बाय विक्टर व्रूम। ये उसने दी है, तब मेरे को मोटिवेशन बढ़िया समझ में आया कि भाई ओ तेरी 3 चीजों से मिलकर मोटिवेशन बनता है कि रिवॉर्ड कितना पसंद है, रिसोर्सेज हैं कि आपके पास, राइट, और ऐसे करके एक और एक्सपेक्टेंसी। सर एटॉमिक हैबिट्स में भी यही कांसेप्ट है, यस जेम्स क्लियर ने भी इस पे ही बात करी है एंड लेमैन तरीकों से बात करी है। दैट्स व्हाई मेरे को उनका तरीका बढ़िया लगता है। रॉबर्ट कियोसाकी, जेम्स क्लियर, ये लोग कुछ लोग हैं जो बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीजें लिख रहे हैं। तो ये सेल्फ हेल्प एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे फोकट की अच्छी बातें नहीं है जो कि थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड रखे आपको, राइट, एड्रेनलिन रश दे दिया फॉर अ व्हाइल। बिकॉज मोटिवेशन 2 टाइप का है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक बोलते हैं। पोस्टर लगा के अपन जिम में रैम्बो का पोस्टर लगा के अपन मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन, बुराई दोनों में कुछ नहीं है। बट जिस दिन हमें पोस्टर लगाए बिना अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, दैट इज मच मोर सस्टेनेबल। So for me, what is motivation? How can I improve myself? That is all. And you can achieve that mindset only when you have seen the rock bottom. When you have seen the worst you can be, na, that is the best way to motivate yourself, and internally so.
क्योंकि मेरे को बिल्कुल ना पसंद है कि कोई बढ़िया सूट बूट में बंदा आ रहा है, चिल्ला चिल्ला के हजारों की लाखों की भीड़ के सामने बातें कर रहा है फड़फड़ाती अंग्रेजी में या अच्छी भाषा में, तो उस इवेंट से निकलने के बाद 10 मिनट के लिए भी कोई मोटिवेटेड रह रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद देखिए, अगर आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो 5 मिनट का, तो उसके बाद 2 मिनट के लिए मोटिवेशन रहता है वो आपके पास, क्या फायदा ऐसे मोटिवेशन, दिमाग भूल जाता है क्योंकि बहुत, और दूसरा कोई है मोटिवेशन देने के लिए। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार मोटिवेशनल स्पीकर, नो I'll kill you if you call me a motivational speaker, please. I'll kill myself if you call me a motivational speaker. No. मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर आप ये बात याद रखिए कि मोटिवेटेड रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, you have to understand the worst you have been and a little bit of fear that you don't want to be that person ever again. That is what keeps you motivated. और काफी लंबे समय के लिए बीच में I had let go, ऐसा भी नहीं था कि पूरे मोटिवेटेड ही चल रहे 33 सालों से अपन, नहीं पिछले 1 साल में बहुत डिप्स आए हैं एंड आई वाज इनटू थेरेपी, हैप्पीली सो। अब मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ, मैं खुद ना बात करूँ कि मैं थेरेपी में रहा हूँ, तो ये हिपोक्रेसी हो जाएगी। हैप्पीली सो थेरेपी में रहे हैं एंड फाइनली एक नया पर्सपेक्टिव मिला टू बिगिन माय जर्नी अफ्रेश। तो आई एम जीरो, अनलर्न कर लिया मैंने। तो मोटिवेटेड रहने के लिए अनलर्न भी कई बार चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि वी अगेन लाइक आई टोल्ड यू इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, तो पीपल आर इन्फॉर्म्ड बट आर दे नॉलेजेबल, दैट्स द क्वेश्चन। तो मोटिवेशन आने के लिए ना, यू हैव टू बी नॉलेजेबल अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द रिसोर्सेज यू हैव अराउंड यू एंड अबाउट द पॉसिबिलिटीज दैट लाई अहेड, व्हिच यू आर श्योर कि दैट यू विल अचीव इफ यू डू अ फ्यू थिंग्स राइट इन लाइफ। तो इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स, टू बी ऑनेस्ट। मोटिवेशन से कमा के हैबिट्स की बात करते हैं। हैबिट्स मेकeth मैन बोलता है ना, बिल्कुल सही बात है भाई। क्योंकि हैबिट का मतलब है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है, कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सक्सीडिंग इन लाइफ, व्हाटएवर योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज, गेट्स हायर। सिंपल। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम में तो कंसिस्टेंसी की बात करता है। कितना महान कंटेंट है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, इतना महान है कि कई लोगों को लगता है कि क्या नॉनसेंस है, फिर भी वो देखे जा रहे हैं, बट वो कंसिस्टेंट है। दैट्स द थिंग। सर आई रेड समवेयर कि सक्सेस इज शैबी, कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक पढ़ ली या 2 बुक पढ़ ली और आप उससे कंसिस्टेंटली चलते जाओगे। लोग कंसिस्टेंसी को भी लोग गलत तरीके से लेते हैं कि यार मैंने बीच में 2 दिन छोड़ दिया तो कंसिस्टेंसी छूट गई। नहीं, मतलब आप 2 दिन बाद वापस से भी अगर शुरू कर रहे हो तो उसे भी कंसिस्टेंसी ही कहेंगे। बिल्कुल 100%। आज की डेट में जैसे कि एक समय बोला जाता कि 21 दिन में हैबिट बन जाती है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लिया कि 21 दिन बन जाती है, ये गुरुकुल वाला ज्ञान है। अब उस समय द वर्ल्ड वाज नॉट एज डिस्ट्रैक्टेड एज इट इज टुडे, कुछ करने के लिए नहीं है, तो 21 दिन में हैबिट बना लिया, एक ही बंदा एक ही काम कर रहा है। आज की डेट में नई रिसर्च एक कहीं पड़ी थी तो 60 to 90 डेज लगते हैं हैबिट बनाने में, और उस दौरान कभी आप हफ्ते में 1 दिन नहीं जाओगे, कभी चले जाओगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है यू आर मेकिंग श्योर दैट you are a part of those motions that you have decided for yourself. ये बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी अगर लानी है हैबिट या बिहेवियर फॉर्मेशन में, तो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो किताबें पढ़ो 100, पर जैसे आपने बोला उसको ऐसी मत छाप लो, बिकॉज वो किताब जिसने लिखी है ना, वो एक व्यक्ति ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। जब आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट करना है। एंड द लाइन यू सेड, सक्सेस इज शैबी, इज ब्यूटीफुल लाइन, इट इज मेकिंग मी थिंक। और उसके तहत मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने भी कहीं पढ़ा था, if you are clear what you want in life, that means you want that someone else has already wanted in life. क्योंकि lack of clarity तो होती है क्योंकि आपको clarity कैसे हो सकती है अगर आप अपना खुद का रास्ता बना रहे हो, जो कि शायद पहली बार आप ही चल रहे हो, तो clarity कैसे होगी? तो शाबीनेस तो आएगी। तो सबका अपना अपना है। हाँ, जनरल आप वॉल्टर आइजैक्सन ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं अपने स्टीव जॉब्स के ऊपर, उनकी बायोग्राफी लिखी है। वो व्हाइट कलर का वो जो खूबसूरत सा उनका वो है, कवर आर्ट है। लियोनार्डो दा विंची के ऊपर बहुत अच्छी वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी है। वॉल्टर आइजैक्सन की बात इसलिए करो कि इज वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफर्स आउट देयर। उनसे आप पढ़ो तो समझ में आएगा आपको कि भाई ये बंदा बहुत सही बातें बोल रहा है, पर वो ऑब्जर्वेशंस लेके आ रहा है, ओपिनियन से करप्ट नहीं कर रहा है अपने लिटरेचर को प्राइमरीली।
तो वहां पे आपको पैटर्न्स भी समझ में आएंगे कि हाँ ग्रेट लोगों के पैटर्न्स हैं ये सारी चीजें. बट वन हैज टू ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर स्टबर्न इनफ, इतने जिद्दी और ढीठ हो तुम कि नहीं मैं तो अपने हिसाब से करूंगा जीवन में, तो ये याद रखना क्लैरिटी तो शुरुआत में होती ही नहीं. मेरे को नहीं आज तक क्लैरिटी, 10 साल से एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे नहीं है क्लैरिटी, बट दैट मेक्स मी लर्न कॉन्स्टेंटली. लर्निंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. किसी ने अगर ये बोला कि मुझे इस बारे में सब कुछ आता है, वो आपसे झूठ बोल रहा है या वो अपने आप से झूठ बोल रहा है. कंसीट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज. सर इसी से मुझे ये रियलाइज हुआ कि कॉन्फिडेंस एक बहुत ही फेक वर्ड है. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ होता नहीं है. अगर आप ग्राउंडेड हैं हमेशा और अगर आप हमेशा खुद को ये बोल रहे हैं कि मुझे तो हर दिन सीखना है, तो आप बहुत सी सिचुएशंस में तो कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे. आप हर बार एक ऐसे स्टेट में होगे कि आपको सीखना है. तो बहुत लोग कॉन्फिडेंस लाने के चक्कर में, जैसे हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं आगे चल के, कि फेक कॉन्फिडेंस में जीने लग जाते हैं. फेक इट टिल यू मेक इट. फेक इट टिल यू मेक इट, या तो उस चक्कर में वो प्रोसेस को नहीं जी पाते, वो बहुत कुछ सीख नहीं पाते. तो उनका घड़ा हमेशा भरा रहता है. और जो आप अनलर्निंग की बात कर रहे थे कि वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. हाँ सही बात है. मैं भी अभी सीखा हूँ 2-3 साल पहले. उसके पहले मैं भी ऐसी था. हाँ अपन को सब पता है, नहीं फिर अचानक से when reality gives you a kick in the ass, then you start accepting the ways of the world. ये तो सत्य है. I completely agree with you. और यहाँ पे कॉन्फिडेंस की आपने बात करी तो मेरे को बहुत समय पहले से लगने लगा कि कॉन्फिडेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम. अब सेल्फ एस्टीम इज द वे यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, लुक एट योरसेल्फ. रिस्पेक्ट करोगे तो बढ़ेगी, नहीं करोगे तो घटेगी. तो सेल्फ एस्टीम अगर सही है ना तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे ही रहोगे. बिकॉज कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट की बीइंग द लाउडेस्ट इन द रूम or being the most knowledgeable in the room or educated in the room. Confidence can also mean that you are comfortable the way you are, content and you are ready to accept even those opinions that do not align with what you think. Accept, acknowledge करो, accept मत करो. Acknowledge करना जरूरी है. Acceptance and rejection second चीज है. अरे we can agree to disagree and coexist peacefully. Why not? But these are things जो कि किताबों में बहुत अच्छी लगती है. रियल लाइफ में इसे प्रैक्टिस करना पसीने छूट जाते हैं. ये भी सत्य है. ऐसा नहीं है कि लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं. सबके पास वही ज्ञान होना और अप्लाई करने का अंतर ये हमेशा रहा है दुनिया में. तो पता सबको होगा जो देख रहे हैं अपने दर्शक, बट अप्लाई करना वो डिफिकल्ट है सबके लिए. मेरे लिए, आपके लिए, इनके लिए, सबके लिए. बट वो डिफिकल्टी को कम करते जाना ही इज द नेम ऑफ द गेम. इज दैट्स विजडम आई गेस. सर हम हेल्थ की बात कर रहे थे और मुझे जानना है कि आपका हेल्थ रेजीम क्या है आजकल. भाई मेरा तो हेल्थ रेजीम यूजलेस हो चुका है. मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपने हेल्थ रेजीम से. Also I want to know कि importance of being healthy. It's most important. अब हेल्थ की बात करें तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ की जनरल अगर बात करें तो जैसे मैंने साइकोसोमैटिक नाम का एक शब्द होता है. साइको मतलब माइंड, सोमैटिक मतलब बॉडी. सो अगर बॉडी आपकी हेल्दी नहीं है तो माइंड पर असर आने ही वाला है. एग्जाम्पल, इफ यू पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाके लोगों से मिलना पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को फोटो खिंचाना पसंद नहीं आ रहा था. तो मतलब सेल्फ एस्टीम में गिरावट हो गई. मतलब मोटापे की वजह से सेल्फ एस्टीम में गिरावट आ गई. तो बॉडी माइंड. कभी कभी ऐसा होता है, हमने सुना है कि भाई टेंशन की वजह से बाल झड़ रहे हैं, टेंशन की वजह से ओवर ईटिंग कर रहा है, बिंज ईटिंग के उसमें आ चुका है बंदा, टेंशन की वजह से पिंपल आ गए हैं. तो मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड इज मैनिफेस्टिंग इन द बॉडी. तो भाई बॉडी माइंड कनेक्शन में से मेरे को एक चीज मेरे लिए समझ में आई है कि भाई इट्स इजियर फॉर मी टू वर्क ऑन माय बॉडी ताकि मेरा माइंड हो जाए. क्योंकि मेरा ओवर थिंकिंग पैटर्न्स और क्रेजीनेस वो मेरे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कितने भी जर्नलिंग कर लूंगा बैठ के. तो मेरा रिजीम तो है, मैं साइकिलिंग, आई लव साइकिलिंग एंड आई डू नॉट लाइक टू वर्क आउट इन ग्रुप्स. मेरे को सुबह उठ के भीड़ नहीं चाहिए कि मैं इससे भी बात करूं, उससे भी बात करूं. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं. तो मैं लगभग 2 साल बहुत खूबसूरत तरीके से पैंडेमिक का ईयर 2 एंड उसके बाद आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी 1-6 महीने से कुछ इंजरी के चलते नहीं कर पा रहे थे. बट साइकिलिंग इज माय गो टू एक्टिविटी. लव इट. आप मुझे 100 किलोमीटर साइकिलिंग करवा लो, मैं कर लूंगा अकेले, खुशी खुशी. बिकॉज इट्स द माइंडफुल एक्टिविटी आई एम डूइंग. एंड माइंडफुलनेस का मतलब है इन द प्रेजेंट रह के आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो. एंजॉय कर रहे हो तो और अच्छी बात है, पर एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो साइकिलिंग इज माय गो टू एक्टिविटी. और 2 साल में लगभग मैंने 12,000 किलोमीटर साइकिलिंग करी है भोपाल की सड़कों पे, वही सेम सड़क पे. बहुत मजा आता है मेरे को. रिसेंटली मैं 6 महीने 1 साल से क्रॉसफिट कर रहा हूँ. क्योंकि वो फिर एक होता है ना एक समय कि आप एक चीज इतनी कर ले रहे हो कि असर पड़ना बंद हो गया. यू हिट अ प्लेटो बोलते हैं उसको. तो असर पड़ना बंद हो गया. आई नीड टू गिव शॉक टू माय बॉडी. तो मैं अब क्रॉसफिट कर रहा हूँ. तो ये मेरे 2 फिजिकल हेल्थ को रखने के लिए है. माय गो टू
मेंटल हेल्थ, फिजिकल के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए जर्नलिंग, बिकॉज आई रियलाइज वन थिंग, पीपल जज, पेपर डजंट. And even though I might be eloquent and articulate enough to speak to others, I have realized कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ मैं, तो मैं अपने ही फीलिंग्स या इमोशंस को बयां नहीं कर पाता. वो डिफिकल्ट है किसी के लिए भी, no matter how articulate you might be, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्वड हैं उसमें, that's why. तो I have started journaling. I am writing a lot. I have been writing a lot for the past 1 year. Apart from that, my dog, Plato उसका नाम है, Plato the philosopher, वो बेस्ट है. वो बेस्ट है, नॉन जजमेंटल, एक नंबर मस्त हैंडसम सा कुत्ता हमारा. कुत्ता है, कुत्ता बोलेंगे, जिसको पेट पेरेंट उसको बुरा लगे, हम भी पेट पेरेंट हम बोलेंगे कुत्ता है. तो इंसान बोलने से थोड़ा ना बुरा लगता है किसी को ना, लग सकता है किसी को, लगना चाहिए, बट एनीवे. तो वो कुत्ता बेस्ट है मेरी लाइफ में. दैट इज द, दीज आर टू थिंग्स फॉर मेंटल हेल्थ केयर. हाँ, एक और चीज मैं करता हूँ, रीडिंग करता रहता हूँ मैं, अच्छा लगता है मेरे को रीडिंग, पर पूरे टाइम सीरियस रीडिंग थोड़ी ना कर सकते. तो ऑफ लेटली मैंने रियलाइज किया कि मैं एक कॉमिक पढ़ रहा होता हूँ एक टाइम पे, एक फिक्शनल बुक पढ़ रहा होता हूँ एक टाइम पे, और साथ में कुछ सेल्फ हेल्प पढ़ रहा होता हूँ. अभी के टाइम पे मैं ये 3 चीजें क्या पढ़ रहा हूँ आपको बता सकता हूँ. टिंकल मेरा इज गो टू. आई लव टिंकल, बहुत अच्छा लगता है मेरे को टिंकल. आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद देम आल्सो. सुपंदी का 75th बर्थडे मनाया था हमने पिछले साल, बहुत मजा आता है मेरे को. तो टिंकल मेरी कॉमिक चल रही है कोई. दूसरी मेरी फेलूदा करके सत्यजीत रे की फिक्शन है, जो हमारे भारत के डिटेक्टिव हैं, वो चल रही है, वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 अभी कंप्लीट करी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले. और तीसरी मेरी जो बुक चल रही है, बी रिच एंड हैप्पी, जो आपको बता रहा था, रॉबर्ट कियोसाकी. तो मैं रीड बहुत करता हूँ, और एक से बोर हो गया तो दूसरे पे चला जाता हूँ, पर रीड करना बहुत जरूरी है, ये मेरे को लगता है. किताब से, फिजिकल बुक से, नॉट वो टैबलेट टूबलेट उससे. ये मेरा गो टू चीज है टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ. कीप इट सिंपल बेसिकली. तो आपने सॉलिट्यूड की बात करी थी, आप कैसे सुबह अकेले ही रहना पसंद करते हैं. बहुत लोग हैं जिनको अकेले रहना नहीं आता, मतलब वो रह ही नहीं सकते. आजकल की जनरेशन खास करके, जो आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा उनका अटेंशन ग्रैबिंग मतलब कम हो गया है, फोकस कम हो गया है, कि वो अकेले रह के भी उनको अंदर से मतलब घबराहट होना और एंग्जाइटी होना. तो उस चीज़ में आप क्या बोलना चाहेंगे? We need to understand the difference between being lonely and being alone. क्या डिफरेंस है दोनों में? To be alone is a choice. To be lonely is not a matter of choice. अब यहाँ पे लोनलीनेस के ऊपर 2-3 आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं आजकल न्यूज़ वगैरह में भी. तो लोनलीनेस हैज बिकम अ पैंडेमिक बोल रहे हैं. पीपल आर फीलिंग अ लॉट लोनली. मतलब आप सोच रहे हो कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में जी रहे हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है फ्रॉम द क्लिक ऑफ अ बटन, एंड पीपल आर फीलिंग लोनली. द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. तो लोन और अलोन होना क्या होता है? अगेन, यू आर इन योर ओन कंपनी एंड यू लाइक इट. सो इस सब का एक ही कार्यक्रम है भैया, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप अपने आप के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो आपको मजा आ रहा है. अपने आप से जो बातें कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, ये बहुत जरूरी है. नाउ दैट बीइंग सेड, हमें सोशल स्टडीज में पढ़ाया गया है मिडिल स्कूल में कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स. बट ये याद रखना जरूरी है कि अगर आप लोनली हो, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्या बोलते हैं उसे, दैट यू हैव टू बिगिन टू अंडरस्टैंड कि यू कैन कन्वर्ट दैट लोनलीनेस टू बीइंग alone with yourself, that is me time. And यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि that is one of the biggest ways to refill your cup of empathy. क्योंकि कई बार हम empathy exhaust हो जाती है, तो हम थक जाते हैं अपने आप से भी, दुनिया से भी, सबसे थक जाते हैं. तो अपने आप के साथ समय बिताओ, टेक अ स्टेप बैक. अब यहाँ पे फोमोटोमो भी हो रहा है लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जेन्युइन है वो भी चीज की, इतनी तेज भाग रही है दुनिया, हम क्या कर रहे हैं वाला सीन है. इसके लिए रूल नंबर 1, यू आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक यू आर. तो टेक अ स्टेप बैक, बढ़िया चिल बैठो, मारो अपने साथ आराम से बैठो, चिल मारो, और उसके बाद कंसेप्चुअलाइज करो कि क्या कर रहे हो. रीगेन फोकस व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ ना, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. आप जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स या वर्ल्ड लीडर्स को देख लो, आपको पता होगा उनकी पर्सनल हैबिट्स बहुत अच्छी है, उनके पर्सनल रूटीन बहुत अच्छा है, तब जाके उनकी एफिशिएंसी पूरी दिखती है इन व्हाटएवर दे आर डूइंग. तो पर्सनल पे काम करो, यू वर्क ऑन योर ओन पर्सन. तो अलोन, लोनलीनेस से अलोन की तरफ बढ़ो, एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ. और यहाँ पे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये इंसान है, ह्यूमन नेचर है, सिंपल सी बात है. रीफोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड देन विद लॉट ऑफ क्लैरिटी गो अहेड. ये बहुत जरूरी है. सर, डाउन टू डाउन अगर हम ऐसे रूटीन की बात करें, जैसे आप बोल रहे हैं बहुत फेमस पर्सनालिटीज जो बेसिक रूटीन फॉलो करते ही हैं, तो फॉर द व्यूअर्स कैन यू नेम फ्यू ऑफ दोज रूटीन्स?
अब रूटीन्स क्या है? प्रॉपर रूटीन। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो किसी को लगेगा सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी, नहीं भाई, ये मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन जो हो तुम हो, दिन में 24 घंटों में कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ पे काम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स इट्स बेयर मिनिमम। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई थी, इसमें पता चला था कि नियरली 50% ऑफ इंडियंस आर अनफिट क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो वहां से अब लैंसेट की रिपोर्ट है, if I'm not wrong, लैंसेट की रिपोर्ट है 50% ऑफ द पीपल हु आर इन इंडिया आर अनफिट, यंगस्टर्स हम, एंड वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सोचो, अनफिट है, यंगेस्ट भी है, क्या चल रहा है इस दुनिया में? तो सबसे पहले तो 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना अलग, फिजिकल एक्टिविटी ये करो, ठीक है? भागा दौड़ी वाली बॉडी होनी चाहिए, पूरे टाइम ऐसे वेट लिफ्टिंग वाली बॉडी नहीं होनी चाहिए। वो एक चीज 24 घंटों में। दूसरा, प्लीज गिव टाइम टू योरसेल्फ व्हेन यू टॉक अबाउट, यू रीड, यू राइट समथिंग, कुछ भी लिखो, दिन में क्या करना है या दिन में क्या किया, शुरुआत में करो तो क्या करना है, आखिर में करो तो क्या किया, एंड रीड समथिंग, कुछ भी पढ़ो भाई, टिंकल पढ़ो, कॉमिक पढ़ो, सीरियस बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट पढ़ो भाई, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है वो। क्योंकि स्क्रीन में पट चीजें चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से अटेंशन कम हो रहा है। एक टाइम पे शॉर्ट टर्म अटेंशन स्पैन गोल्डफिश का सबसे कम था, कुछ स्टडीज में अभी पाया गया है कि इंसान का शॉर्ट टर्म अटेंशन स्पैन गोल्डफिश से कम हो गया। ये सब एक समय, एग्जांपल देता हूँ, एक समय पे स्किप इंट्रो के बटन नहीं हुआ करते थे प्राइम वीडियोस में, नेटफ्लिक्स पे। आज की डेट में हम स्किप इंट्रो किए बिना बहुत मुश्किल है वो देखना, क्योंकि इंट्रो नहीं देख पा रहे। एक टाइम पे हमको बचपन में कोई किताबें, मूवीज पसंद होंगी, अंदाज अपना अपना टाइप की मूवीज हम बैठ के देख लेते थे एक बार में। आज आपको आपकी फेवरेट मूवी दिखा दें, आप एक बार में बैठ के देख ही नहीं पाओगे, 4 इंटरमिशन लोगे और 5वीं बार में बंद कर दोगे मूवी। ये सब रियल लाइफ से देखो ना भाई, निकाल के कि क्या हो रहा है, बिहेवियर अफेक्ट कर रहा है आपका, द वे यू आर कंज्यूमिंग द टेक्नोलॉजी अराउंड यू। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टू मेक everyday life easier for human beings so that they can use their cognitive abilities to do something else. यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइफ इजी बना दी, फुल स्टॉप आ गया, so that you think something better तो रह गया। अब इसके लिए वॉली जैसी मूवी देख लो आप, वॉली करके अपने एनिमेटेड मूवी, एक नंबर मूवी है। वैसे ही फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं हम कि मशीन सब कर रही है, इंसान एक क्या बोलते हैं लेविटेटिंग चेयर पे बैठा हुआ है और उसका स्केलेटल सिस्टम ही बदल गया है। आप देख रहे हो, स्केलेटल सिस्टम की बात करी तो लोगों की यहाँ के ऊपर, यहाँ पे जो है उनकी ये झुक रहा है, ये पोस्चर खराब हो रहा है, लोअर बॉडी एक हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ रहा है। फोन ऐसे देख रहा है ना इंसान, बैठा हुआ है ना पूरा टाइम इंसान। ये बहुत कॉमन, शर्लॉक होम्स, बी शर्लॉक होम्स, ऑब्जर्व, डोंट जज। सो 5am क्लब में 20-20-20 फॉर्मूला है, मेरे दिमाग में आ रहा था ये चीज, यस। और वो मैंने एक्चुअली फॉलो किया, मतलब आप जो बता रहे हैं ना, प्रॉपर उठते से ही कॉर्टिसोल को बीट करते हुए वर्कआउट करना, 20 minutes of physical workout, 20 minutes of reading and 20 minutes of writing, what are you going to do, right? ये है ना, ये बेस्ट, बहुत अच्छा है, सही बात है, दिमाग में आ रहा था मेरे। जेम्स क्लियर नहीं बोला ये भी शायद, यस, रॉबिन शर्मा साहब ने बोला, हाँ, यस। सो सर, उसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात की गई कि जो ये नहीं कर रहे हैं, अब हम सेल्फ एस्टीम पे भी बात कर चुके हैं कि स्लोली उस वजह से भी हमारी सेल्फ एस्टीम खुद से डाउन जाती जाती है। मतलब आप जिस चीज़ के लिए बने हो, आपके अंदर की जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, अगर वो सबकॉन्शियसली भी आप उसको नहीं देख पा रहे हो और उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो आपकी सोल परेशान होती है ना। आप एक्चुअली वो मीट ही नहीं कर पा रहे जो आप जिसके लिए बने हो, और ये चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे। तो आज की जनरेशन में बचपन से ही लोगों को फोन दे दिया है, और इस वजह से आप देखेंगे कॉन्फिडेंस का इश्यूज भी आजकल के बच्चों को बहुत है। ये जनरेशन का मैं बताऊं नहीं बोलना चाहूंगा, व्हाई, बिकॉज ये जेन जी, जेन वाई, जेन अल्फा कर करके ना लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे ब्लेम गेम खेल रहे हैं बैठ के। सबकी जनरेशन का अपना अपना इशू है, सिंपल। अब ये जो जनरेशन है, दे हैव बीन बोर्न इनटू एन एरा जहां पे दुनिया बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो तब 20 साल लग जाते थे किसी चीज को बदलाव होने में। अपने पेरेंट्स की बात करें तो 10 साल लगते थे। मैं 1991 में पैदा हुआ हूँ, 2001 में पहली बार शायद नोकिया का बड़ा सा फोन आया था, मोबाइल नाम जिसको बोला गया था, लैंडलाइन ही था वो बेसिकली, विदाउट वायर, इतना बड़ा फोन। तो मैं 10 साल पहले देखे हैं द एडवेंट ऑफ मोबाइल, और उसके बाद कुछ साल और देखे हैं मैंने विद द बिफोर द वर्ल्ड वाज कनेक्टेड यूजिंग सोशल मीडिया, और फिर उसके बाद का भी देख रहे हैं। जो बाद में पैदा हुए, जब सोशल मीडिया आ ही गया था, दे वर बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड, तो चैलेंजेस इनके बढ़ गए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं। आप समझ रहे हो, उसकी गलती नहीं है बच्चे की, बच्चे गलती किसी की भी नहीं होती है, बस वो जनरेशन के डायनामिक्स होते हैं। अब कुछ लोग समझ गए उन डायनामिक्स को हैंडल कैसे करना है,
कुछ लोग समझ नहीं पा रहे डायनामिक्स हैंडल कैसे करना है। और यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का अंतर, और यहाँ पे हमारी जनरेशन का दायित्व बनता है हु आर एक्चुअली वर्किंग नाउ टू हेल्प देम। बट अब हेल्थ की भी एक बात ये है कि उसको इन्फॉर्म्ड है तो वो सोचेगा कि 1.5 साल है वो, उसको सब पता है। नहीं भाई, नॉलेज और उसमें यही तो है ना, नहीं 20-20 रूल, हाँ पढ़ लिया, करके दिखाओ। 75 डे हार्ट चैलेंज इसलिए चला था और उसमें से कितने सारे स्टार्स उठ के आ गए थे क्योंकि दे वर एक्चुअली एबल टू डू समथिंग दैट मेनी पीपल आर नॉट एबल टू। एंड व्हाट आर दे डूइंग? एक्सरसाइज कर रहे हैं दिन में 45 मिनट्स के 2 स्लॉट्स में, पढ़ रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। मतलब ये आप समझ रहे हो, जो चीज करनी चाहिए उसको 75 डे हार्ट चैलेंज बना के करवा रहे हैं। There are social media stars getting out of it because ये inhuman लग रहा है, ये सुपर ह्यूमन लगने लगा है ये चीज कि ऐसा करना, वाह। It should not be wow, it should be everyday practice। अपने हिसाब से करो, moderated, of course। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैंने 2 साल 3 साल लगातार मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बस 75 डे हार्ट चैलेंज नहीं कर पाया उसके साथ क्योंकि मैं अलग वो था। मैं ये नहीं बोल रहा, पर अपने हिसाब से डिजाइन करो ना भाई चीजों को। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का डिफरेंस बहुत जरूरी है समझना। सर हमने जैसे बोला ब्लेम बच्चों का भी नहीं है, तो यहाँ आती है यंग पेरेंटिंग की बात। और आजकल ऑब्वियसली हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमें भी वर्क करना है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। एंड बहुत टाइम से ये चीज़ है कि पहले भी भले दोनों मतलब पेरेंट्स काम करते थे, लेकिन तब भी उनके पास फ़ोन नहीं हुआ करता था या इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, तो बच्चा घर से बाहर निकलता था, कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, सुबह उसको भी साइकिलिंग पे जाना है या कुछ। बट आज वो भी ख़त्म हो गया काफी हद तक। तो यंग पेरेंटिंग का क्या रोल प्ले है और आप किस तरीके से उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं?